वो कर देंगे तो फिर आपके पास Tailwind CSS की सपोर्ट इसके अंदर नहीं आएगी। फिर अगर आपको Tailwind चाहिए तो आपको उसको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इसने क्योंकि हमें सपोर्ट दी हुई है इसलिए हम इसको यस कर देते हैं। और बाकी चीज़ें SRC में करना है, ऐप राउटर क्योंकि हम नेक्स्ट 14 यूज़ कर रहे हैं जिसका ऐप राउटर हमने यूज़ करना है, और एलियास नो, ठीक है। तो इसने अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर दी। तो बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करते हुए साथ साथ जो इसको सपोर्ट लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल कर रहा है इसके अंदर। अच्छा, नियाग्रा फॉल के बारे में किसने सुना है? सुना हुआ है ना? तो कुछ टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, नियाग्रा फॉल के बारे में मशहूर है कि उसका शोर इतना होता है कि आप आपस में बातें नहीं कर सकते। तो वो टूरिस्ट वहाँ पे बता रहा होता है लोगों को, ये देखें बड़ी मशहूर जो है वो वाटरफॉल है, और ये जब गिरती है ना इसका इतना शोर होता है कि आप सुन नहीं सकते कि क्या बोल रहे हैं। फिर वो कहता है कि ख़वातीन ज़रा आप खामोश रहें ताकि हम इसका शोर सुन सकें। TSX से, और इसके अंदर देखें global.css जिसको हम तक इग्नोर करते आए थे, तो इसको हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले मैं करता हूँ कि इसके अंदर जो इसने ऑलरेडी क्लासेस बनाई हुई हैं इनको मैं करता हूँ, इनको मैंने बंद कर दिया, ठीक है। और ये जो बेस क्लासेस थी कंपोनेंट की, यूटिलिटी की और बेस की, इसको मैंने इसके अंदर रहने दिया, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ एक काम करता हूँ, पहले मैं ये इसमें से मेन को और फुटर को रिमूव कर देता हूँ। और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने देखें कि अगर अच्छा, अब हम क्या करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी कर लेता हूँ। npm run dev। सही है, इसकी नज़र आ रही है मेरी? ओके, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया और ये हमने इसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिखवाया था, जस्ट हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने ये देखना है कि Tailwind जो है वो है क्या। बेसिकली Tailwind आपको कस्टम CSS होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि आपने जो भी स्टाइलिंग करनी है उसकी क्लासेस आपने खुद बनानी पड़ती हैं। तो Tailwind ने क्या किया कि आपको बनी बनाई क्लासेस दे दी। आपको सिर्फ वो क्लासेस पता होनी चाहिए, आप वो क्लासेस अप्लाई करते जाते हैं और आपके पास वो प्रीव्यू आता जाता है आपके पेज के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि डिवाइड क्लास अप्लाई करने के लिए क्लास नेम लिखते हैं आप, और क्लास नेम के अंदर सबसे पहले मैं ये कर रहा हूँ कि इसका जो है वो मैं चेंज करता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है। यानी कि मैं ये कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के लिए आपके पास
जो कस्टम आपकी CSS होती है उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है बैकग्राउंड कलर के लिए? बैकग्राउंड कलर ना, ठीक है। इसके अंदर जो स्टार्ट होता है वो BG से। जैसे ही आप BG डैश लिखेंगे तो ये आपको सजेशन देना शुरू कर देगा, ठीक है। BG से मतलब बैकग्राउंड, और इसके बाद आपको इसमें कलर का नाम, मैंने इसको ग्रे जैसे लेट सपोज ले लिया। अब देखिए ग्रे डैश 50, ग्रे डैश 100, 400, तो ये क्या है, ये इसकी टोन्स हैं, यानी ग्रे मतलब कलर और 400 500 से टोन है कि कितना डार्क या कितना लाइट ये होना चाहिए। अच्छा ये ओपेसिटी नहीं है, ओपेसिटी डिफरेंट चीज़ होती है, ये इस कलर्स की टोन है। तो मैंने कहा 500, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो ये हमारे पास देखें इस तरीके से आ गया। अच्छा इससे भी पहले ना हम देखते हैं दो चीज़ें। आपके पास HTML के जो एलिमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मतलब क्या टाइप हो चुकी हैं उनकी, कुछ पता है? जी जी, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और इनलाइन। डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर? ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक होता है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होते हैं उनका ये होता है कि एक तो वो अपने कंटेनर की फुल बिट ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि जितना बड़ा आपका कंटेनर होगा उतनी बिट वो आपकी ले लेंगे। और दूसरा ये कि वो अपने ऊपर और अपने नीचे न्यू लाइन स्टार्ट करते हैं, यानी कि जैसे लेट सपोज ये मेरे पास डिव था और इसके अंदर मैंने लिया ये P, ठीक है, इसको मैंने कहा हेलो वर्ल्ड। या एक काम करते हैं, इसके अंदर मैंने एक और डिव ले ली और इसको मैंने कुछ रैंडम टैग्स डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा रैंडम टैग्स के लिए आपके पास जो है वो एक वेबसाइट होती है लॉरम स्पैम की, ठीक है, ये एक वेबसाइट है। इस पर आपके पास रैंडम टैग्स होता है, आप यहाँ से उठा सकते हैं। गार्बेज जिसने बहुत सारा जनरेट किया हुआ है, जो डेवलपर्स होते हैं वो यही करते हैं, जब टैक्स चाहिए होता है तो वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने भी यहीं से कॉपी कर लिया टैक्स, ठीक है, ये टैक्स इसके अंदर डाल दिया मैंने, गलत जगह डाल दिया ये, ठीक है। और अच्छा इसको मैं काम करता हूँ, मैं इसको रैप भी कर लेता हूँ ताकि व्यू नज़र आए पूरा। ठीक है, ये मेरे पास एक मेन डिव थी जिसके बीचे कलर 500 था और उसके अंदर मैंने एक और डिव रख दी और उसके अंदर जो है मैंने ये एक रैंडम टैक्स डाल दिया, ठीक है। इसका प्रीव्यू देखते हैं आके किस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ये देखें, ये क्या किया उसने, जो आपका बैकग्राउंड कलर था उसके ऊपर ये डिव डाल दी और जो इसका बैकग्राउंड कलर था वो उसने पैरेंट का उठा लिया, जो पैरेंट का था, ठीक है। मैं काम करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इस डिव का अपना बैकग्राउंड कलर दे दो। मैंने कहा क्लास नेम और इसको मैंने कह दिया BG red 500, ठीक है, ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा मैंने कहा एक काम करते हैं, एक डिव और ले लेता हूँ मैं और उसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू और एक और मैं ले लेता हूँ और इसका मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ये देखें 3 डिव्स आ गई हैं आपके पास। अब ये देखें कि इसमें क्या हुआ। अच्छा एक काम करते हैं, ये टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ क्लियर हो जो बताना चाह रहा हूँ। ये देखें, अब आपके पास ये जो टेक्स्ट है ये हाफ स्क्रीन में आ रहा है, लेकिन डिव ने क्या किया हुआ है कि आपका जो मेन कंटेनर था इसका, उसकी पूरी बिट इसने ले ली है, ठीक है। अच्छा ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और ये देखें कि ये स्टैक हुए एक दूसरे के ऊपर, यानी कि जो दूसरा डिव है वो पहले डिव के नीचे है, न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और होती है, जैसे कि मैंने इस डिव के बाद मैंने लगा दिया, या इसको मैं कर देता हूँ स्पैन, ठीक है, यानी कि 2 डिव है और उसके नीचे है
ठीक है, ये क्या है, आपकी मेन डिव है और उसके अंदर एक डिव स्पैन और फिर डिव। अभी आप देखें आपका व्यू बनता किस तरीके से है इसका। सर्वर रिस्टार्ट में थोड़ा टाइम ले रहा हूँ। अब आप डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ग्रे, ये इस पूरे कंटेनर का। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे कंटेनर को जो है वो एक इस पर क्लास लगा देता हूँ मैं, मिनिमम एच स्क्रीन की। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो ग्रे कलर आपका बैकग्राउंड जो स्क्रीन है इसको पूरी पे स्ट्रेच कर देगा, यानी कि ये ठीक है। ये जो आपका मेन कंटेनर था, ये एच स्क्रीन क्या करता है कि आपकी जो हाइट होती है उसको पूरी स्क्रीन के ऊपर ले जाता है। ये देखें, अभी ये डिव जो था उतनी ही हाइट थी जितना इसके अंदर कंटेंट है। मैं ये चाह रहा हूँ कि पूरी स्क्रीन पे आ जाए आपका जो मेन कंटेनर है, तो ये एच स्क्रीन मैंने लगा दिया इसके ऊपर, तो ये पूरी स्क्रीन के ऊपर चला गया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने अपनी वो 3 डिव डाल दी, एक डिव थी, एक स्पैन और एक डिव। अच्छा, डिव जो है ये बेसिकली ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन जो होता है ये इनलाइन होता है। ठीक है, अच्छा, इनलाइन और ब्लॉक में, इनलाइन में क्या होता है कि इनलाइन जो होता है वो अब उसी जगह पे चेंजेस करता है जहाँ पे वो अप्लाई हुआ है, नेक्स्ट लाइन क्रिएट नहीं करता, और जितना कंटेंट होता है उतनी उसकी विड्थ हो जाती है। ठीक है, ये देखें, अब हम इसमें आते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं इसका। ये देखें, कंट्री ये डिव थी, इसने पूरी बिट ली हुई है, ये स्पैन था, इसने उतनी ही बिट ली हुई है जितनी इसके अंदर, जितना इसका टेक्स्ट है, जितना सा कंटेंट है उतनी बिट। ठीक है, और फिर तीसरा फिर डिव था, इसने फिर फुल स्क्रीन पे चला गया। अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो इनलाइन एलिमेंट है, क्या मैं इसके ऊपर हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकता हूँ? देखें, ये एक डिफरेंस और होता है इनलाइन में और ब्लॉक एलिमेंट में। हाइट और विड्थ की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप ब्लॉक एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन एलिमेंट पे अप्लाई नहीं करेंगे। करेंगे भी तो वो इसको इग्नोर कर देगा, अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, करके देखते हैं इसको। जैसे मैंने कहा डिव है, इसकी मैंने हाइट ले ली 20 कर दी। ठीक है, ये देखिए इसने अप्लाई कर दिया। इसी तरह से स्पैन था, इसकी भी मैं अगर हाइट 20 कर दूँ, लेकिन इसने इस पर अप्लाई नहीं करी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस और होता है इनलाइन में और ब्लॉक लेवल में। अच्छा, इनलाइन आप कहाँ यूज़ करते हैं? इसको मैं वापस एक काम करता हूँ, डिफ कर देता हूँ। इनलाइन आप यूज़ करते हैं वहाँ पे जहाँ पे आपको टेक्स्ट के दरमियान में कोई स्टाइल अप्लाई करना होता है। जैसे लेट सपोज मैंने कहा ये जो पॉपुलर है इसको मैंने बोल्ड करना है। ठीक है, तो बी लगाया, बोल्ड करने के लिए आप क्या लगाते हैं? बी लगाते हैं, और जिस चीज़ को बोल्ड करना है उसको उस बी में ब्लॉक, वो सॉरी बोल्ड, और जिस टेक्स्ट ऊपर में लगाया हुआ उसको वो बोल्ड कर देता है। ठीक है, अब ये देखें, ये आपने इसको पॉपुलर को बोल्ड कर दिया। अब ये इनलाइन एलिमेंट था, इसने क्या किया कि उसी जगह पे जाके चेंज की जिस जगह पे आपने इसको अप्लाई किया है। इसने न्यू लाइन क्रिएट नहीं की, इसने कोई मैक्सिमम बिट नहीं ली। अगर ये इनलाइन एलिमेंट नहीं होता, ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता, तो ये क्या करता है कि इस टेक्स्ट को ये बिल्कुल बिगाड़ देता। यानी कि अगर, अच्छा, और दूसरा एक और इनलाइन एलिमेंट आपके पास क्या होता है, इसी तरह से आपके पास एंकर का एलिमेंट होता है। ठीक है, एचरेफ आपने लगा दिया इसके ऊपर, और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये भी ये करेगा कि सिर्फ जिस जगह पे आपने इसको अप्लाई किया है वहीं पर ही चेंजेस करेगा ये, और ना ये न्यू लाइन क्रिएट करेगा और ना स्ट्रेच करेगा उसको। अच्छा, किस पे किया हमने? कलर चेंज नहीं किया उसने टैलेंट की वजह से, तो हम इसके ऊपर क्लास अप्लाई कर दें अगर, तो इसका कलर भी चेंज कर देगा। मैंने कहा टेक्स्ट ब्लू 500, ये देखें। ठीक है, ये होता है इनलाइन में और ब्लॉक एलिमेंट में। तो अब हम ब्लॉक एलिमेंट वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमने कोई सेक्शन क्रिएट करना हो, हेडिंग लगानी हो, या कोई ब्लॉक क्रिएट करना हो। और इनलाइन हम यूज़ करते हैं हमें टेक्स्ट के दरमियान में ही कोई चीज़ अप्लाई करनी हो, हमने यानी कि बोल्ड करना है, हमने जो है वो एंकर का अप्लाई करना है, हमने ब्रेक का लगाना है, तो ये सारे एलिमेंट जो हैं वो इनलाइन होता है। ठीक है,
अच्छा, अब हमारी टास्क क्या है कि मैं इसको वापस हटा देता हूँ और हमने करना ये है कि इसको, ठीक है, अब ये देखें, ये तीन जो है मेरे पास डिव है, ये फुल बिट ली हुई है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो कंटेनर की फुल बिट ले लेता है। मैं ये कहता हूँ कि इसकी बिट डिफाइन कर देता हूँ मैं। अच्छा, इसकी अगर मुझे बिट डिफाइन करनी है इस डिव की, तो मैं कहाँ पे अप्लाई करूँगा? पेरेंट के ऊपर, या जिस एलिमेंट की बिट चेंज करनी है उस पर मैं क्लास लगाऊंगा? जिस एलिमेंट की मैंने चेंजेस करनी है ना, तो हर एलिमेंट पे जाके मैं करता हूँ विथ डैश, और जैसे ही डैश लगाएंगे तो यहाँ पे आपको इसने 0 1 2 3 4 5 इस तरह करके आपको ये इसकी विथ देना शुरू कर देगा, कितनी विथ आपने रखनी है। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरी जितनी स्क्रीन है ना, इस स्क्रीन का 1/4, यानी कि 1/4 का मतलब ये हो गया कि 100% स्क्रीन है, तो मेरा हर एलिमेंट 25% का हो। ठीक है, 25 25 25। तो इसके दो तरीके होते हैं करने के। एक तो ये कि आप इसके ऊपर जो है वो इस तरह ब्रैकेट लगा के इसको करते हैं 25%, 25%। ठीक है, तो अब ये देखें क्या करेगा आपको, ये स्क्रीन का, इसने स्क्रीन को 4 हिस्सों में ब्लॉक की डिवाइड किया, और 4 हिस्से मतलब हो गया 100%, 25 25 25, और रेड जो है उसको 25% पे कर दिया। अच्छा, दूसरी एक क्लास और होती है इसकी, यही 25% अचीव करने के लिए, वो होती है W डैश और 1/4। ठीक है, 1/4 का मतलब 100 का 1/4 कितना हो गया? 25 हो गया ना, तो ये भी 25% पे चला जाएगा। ये देखें, ये आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने फिर तीसरी वाली को भी मैंने ऐसे ही कर दिया। अब देखें, ये डिफ़ॉल्ट में क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, हमने इसकी विड्थ फिक्स कर दी है, तो विड्थ तो इसने अपनी कम कर ली है, लेकिन क्योंकि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है डिव, इसने क्या किया है कि दूसरा डिव नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट किया इसने। ठीक है, एक दूसरे पे स्टैक कर दिए हैं। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे जो है ये तीनों ब्लॉक्स जो हैं वो, ये वर्टिकल है, भी मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए तीनों ब्लॉक। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो नेक्स्ट टैलवेंट प्रोवाइड करता है वो देता है फ्लेक्स और ग्रिड। ठीक है, तो हम अभी फ्लेक्स पहले पढ़ रहे हैं, तो फ्लेक्स हम इसमें यूज़ करते हैं। अच्छा, फ्लेक्स कहाँ लगाएंगे? अब देखें, दो चीज़ें इसके अंदर, एक पेरेंट है और एक चाइल्ड्स है। ठीक है, पेरेंट कंटेनर और उसके चिल्ड्रंस, तो हम लगाएंगे। अब ये चिल्ड्रन कौन से? 3 डिव है, और पेरेंट जो है ये वाले डिव है, तो हम फ्लेक्स लगाएंगे पेरेंट डिव के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ फ्लेक्स। जैसे ही मैं इसके ऊपर फ्लेक्स लगाऊंगा, ये देखें इसने क्या किया कि जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट थे उनको उसने उसके ऊपर फ्लेक्स अप्लाई किया। फ्लेक्स क्या करता है कि उन तीनों को एक रॉ में लेकर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब ये रॉ में कैसे लेकर आया? ये इसने इसके ऊपर एक फ्लेक्स के साथ साथ इसने इसके ऊपर एक क्लास और अप्लाई की है, वो है फ्लेक्स डैश रॉ की। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट है। जैसे ही हमने फ्लेक्स अप्लाई किया, उसके साथ में ये क्लास जो अप्लाई कर दी, तो रॉ क्या करती है कि उसको आपकी जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन कर देती है। ठीक है, और दूसरी क्लास, अगर ये रॉ है तो इसका मतलब है कॉलम की क्लास भी इसके पास होगी। तो अगर मैं इसको COL कर दूँ कॉलम, तो अब ये इसको क्या करेगा? कॉलम में अलाइन कर देगा। ठीक है, तो हमें क्योंकि इसको हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमने रॉ में अलाइन करना है, तो हमने इसको फ्लेक्स किया और इसने फ्लेक्स ऑफ खुद ही अप्लाई कर दी इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब ये हो गया। अब आप देखें कि आपकी स्क्रीन है फुल साइज़ की, और उसके ऊपर 3 ब्लॉक्स हैं 25 25 25% के। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने ये तीनों डिव हॉरिजॉन्टल अलाइन तो कर दिए हैं, अब मुझे इनको हॉरिजॉन्टली मूव भी करना है। ठीक है, अभी ये क्या है? हॉरिजॉन्टली लेफ्ट अलाइन है। हाँ, लेफ्ट लाइन ना आप लोगों के लिए, मेरा भी लेफ्ट लाइन ही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली ये लेफ्ट लाइन है। तो अब मैं इसको सेंटर भी कर सकता हूँ और राइट अलाइन भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके लिए क्या होगा? यकीनन हमें टैलवेंट ने इसके लिए क्लासेस दी हुई हैं, और वो क्लासेस हैं कौन सी क्लासेस हैं?
जी जस्टिफाई। जस्टिफाई की क्लासेस हैं, वो क्लासेस ये करती हैं कि इन जो उसके चिल्ड्रंस होते हैं जिस पे फ्लैक्स अप्लाई किया हुआ है उनको हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे आएंगे और आके आप जैसे ही जस्टिफाई लिखेंगे, देखें इसने आपको सजेशन देना शुरू कर दी। अच्छा, इस सजेशन इसलिए दे रहा है कि मैंने जो है वो एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। हो सकता है आपके पास सजेशन ना आए तो आप लोगों को एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी टैलविंड की, जो कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है। ठीक है, अब देखें इसे जस्टिफाई, स्टार्ट, एंड और सेंटर, 3 क्लासेस दी हुई हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, अभी ये लेफ्ट पे है, ये बाय डिफ़ॉल्ट जस्टिफाई स्टार्ट है। ठीक है, जिस तरह फ्लैक्स अप्लाई किया था तो बाय डिफ़ॉल्ट से फ्लैक्स रॉ अप्लाई कर दिया था, ऐसे ही उसने जैसे ही हमने और उसके साथ साथ उसने क्या किया कि जस्टिफाई स्टार्ट उसने स्टार्ट कर दिया। जस्टिफाई स्टार्ट का मतलब है कि बिल्कुल लेफ्ट अलाइन। ठीक है, अच्छा मैंने कहा जस्टिफाई, इसको देखने के लिए मैंने कर दिया जस्टिफाई एंड। ठीक है, जस्टिफाई एंड क्या करेगा, उसको दूसरे कॉर्नर पे ले जाएगा, एक्सट्रीम राइट पे ले जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको सेंटर करना है तो सेंटर करने के लिए भी कोई ना कोई क्लास होगी, जस्टिफाई सेंटर, ये जस्टिफाई सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ठीक है, मुझे इनके दरम्यान में स्पेस चाहिए, क्या करेंगे, गैप। ठीक है, एक क्लास होती है टैलविंड के अंदर गैप की, मैंने कहा गैप 2 4 6, बल्कि यहाँ पे दिखे हैं 0 1 2 3 4, और देखें नीचे उसके अगर आप देखें जिस पे आपने सेलेक्ट किया हुआ उसके नीचे वो दिखा भी रहा है कि गैप कितना है, 16 पिक्सल्स का गैप देना है, 20 पिक्सल्स का गैप देना है, 24 पिक्सल्स का गैप देना है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने 20 पिक्सल्स, मैंने गैप 5 कर दिया। मैंने कहा जो एलिमेंट्स हैं यानी कि हर डिफ के दरमियान में जो ब्लॉक है उसमें 20 पिक्सल्स का स्पेस दे दो। ठीक है, तो ये देखें इसने स्पेस कर दिया। अब ये स्पेस हम मैनुअली क्रिएट कर रहे हैं ना, तो क्योंकि हम गैप से क्रिएट कर रहे हैं, तो टैलविंड क्या करता है, टैलविंड ने जो ये जस्टिफाई की आपको क्लासेस दी हुई हैं इसके अंदर इसने आपको ये भी कंट्रोल दिया हुआ है कि आप अगर इनके दरमियान में कोई फिक्स गैप रखना चाह रहे हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। स्टार्ट एंड सेंटर जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए यूज़ हो रही है, और स्पेसिंग के लिए जो इसने क्लासेस दी हुई हैं वो कौन सी दी हुई हैं, जस्टिफाई, डैश, बिटवीन, अराउंड और इवनली, ये 3 इसने आपको स्पेस क्रिएट करने के लिए दी हुई हैं। ठीक है, बिटवीन आप जब लगाते हैं तो इसका मतलब है, ये कहता है कि जितने भी इसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट्स हैं, चाइल्ड डिव हैं, उनके दरमियान में इक्वल स्पेस कर दो। ठीक है, तो देखिए जब हमने बिटवीन किया तो ये क्या करेगा, इसने तीनों के दरमियान में इक्वल स्पेस क्रिएट कर दिया। ठीक है, इक्वल स्पेस क्रिएट कर दिया, या यूँ कह लें कि एक को वो एक्सट्रीम लेफ्ट ले गया, फिर उसके बाद इक्वल स्पेस करके दूसरा डिप रखा, और फिर तीसरे को जो है वो एक्सट्रीम राइट ले गया। इस तरीके से पूरी स्क्रीन के ऊपर उसने स्प्रेड कर दिया उसको, यानी कि जितना बड़ा उसका कंटेनर था उस कंटेनर के अंदर उसने उसको इक्वली स्प्रेड कर दिया। ठीक है, अच्छा फिर इसके अंदर एक और क्लास है जस्टिफाई अराउंड की। ठीक है, ये जस्टिफाई अराउंड क्या करता है, ये करेगा कि इनके दरमियान में जितना स्पेस है दो डिफ के, इसको हाफ करेगा और इस हाफ को स्टार्ट में कर देगा और इस हाफ को एंड में कर देगा। ठीक है, यानी कि स्टार्ट और एंड में इतना इतना स्पेस देगा और फिर दरमियान में दोनों के इक्वल स्पेस दे देगा। ये जस्टिफाई अराउंड है। एक है जस्टिफाई इवनली, वो क्या करेगा, मतलब नाम से पता चल रहा ना क्या करेगा, इवनली इक्वल स्पेस दे देगा। ठीक है, यानी कि स्टार्ट में स्पेस देगा, फिर उसके बाद इक्वल स्पेस डिफ के बाद, फिर दूसरी डिफ के बाद, और फिर लास्ट में इक्वल स्पेस। ठीक है, तो अगर मैं इसको इवनली कर देता हूँ तो ये देखें तीनों के दरम्यान में इसने इक्वल स्पेस क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आप अलाइनमेंट और स्पेस दोनों कंट्रोल कर सकते हैं जस्टिफाई के थ्रू। ठीक है, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टली, इसको हमने मूव करना है। अब अगर मुझे इसको वर्टिकली मूव करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, कौन सी क्लासेस होती हैं वर्टिकल मूव करने के लिए, आइटम्स।
ठीक है। आइटम की क्लासेस होती हैं जो कि हमें टेलमेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो क्या करती हैं फ्लेक्स के अंदर जो उसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं उनको वर्टिकल मूव करने के लिए यूज़ होती है। हॉरिजॉन्टली के लिए जस्टिफाई यूज़ करते हैं, वर्टिकल के लिए हम आइटम्स यूज़ करते हैं। ठीक है। अब मैंने इसको लिखा आइटम्स स्टार्ट, सबसे पहली क्लास। तो क्योंकि स्टार्ट का मतलब है, क्योंकि हम इसको वर्टिकल मूव कर रहे हैं, तो स्टार्ट का मतलब है कि आपकी जो स्क्रीन का टॉप है या कंटेनर का टॉप है वो वहाँ पे आ जाएगी। तो डिफ़ॉल्ट में तो वहीं पे थी, इसका मतलब हुआ कि डिफ़ॉल्ट में आइटम स्टार्ट उसने उसके ऊपर अप्लाई